जोरदार तालियों के साथ कृपया खड़े होकर हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, और महायूथ पंचायत में आपका तहे दिल से स्वागत है। A1 टीवी के खास कार्यक्रम यूथ महापंचायत के लिए आपने अपना मूल्य समय निकाला और यहां पर पधारे। सभी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर पधारें। चैनल हेड जेपी शर्मा जी, सीआरओ देवेंद्र पाठक सर, और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा चैनल के डायरेक्टर श्रीमान प्रशांत जी सुरोलिया सर, प्रदीप जी सुरोलिया सर और दिलीप जी चौधरी सर, कृपया मंच पर पधारें। और आदरणीय सुरेश जी अग्रवाल साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें। सुरेश अग्रवाल साहब और प्रद्युम्न सिंह जी राठौर साहब। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करावें। आप सभी से अनुरोध है कृपया मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन की जो रस्म है उसे पूरी करें। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर के अग्रवाल कॉलेज से, जहां पर यूथ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि पीसीसी चीफ यानी कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। कृपया थोड़ा शांति से, और थोड़ी देर में शुरू होगी महायूथ पंचायत, यूथ महापंचायत, जिसके लिए हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और हमारे साथ हमारे गणमान्य अतिथि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। A1 टीवी के डायरेक्टर्स श्रीमान प्रशांत जी सुरोलिया, प्रदीप जी सुरोलिया, दिलीप जी चौधरी, चैनल हेड जेपी शर्मा जी, सीआरओ देवेंद्र पाठक जी और पूरी A1 टीवी की टीम यहां पर मौजूद है। स्वागत की इस कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा कि पुष्प गुच्छ यानी बुके, जो पुष्पों के द्वारा हम अपना और तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब हमारे बीच मौजूद हैं और उनका साफा पहनाकर मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल साहब से। सुरेश जी अग्रवाल साहब कृपया अतिथि का साफा पहनाकर राजस्थान की इस परंपरा को निर्वहन करें। साफा आदर का प्रतीक है। और चैनल हेड जेपी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो दुपट्टा और प्रद्युम्न सिंह जी राठौर साहब कृपया दुपट्टा उड़ाकर हमारे अतिथि का स्वागत करें। अल्फाजों में कैसे जिक्र करूं आपका,
अल्फाजों में कैसे जिक्र करूं आपका, लफ्ज भी कम पड़ जाएंगे। आप तो वो फूल हो जो हर बाग में नहीं खिलते। पधारे गए अतिथि को A1 न्यूज और अग्रवाल पीजी कॉलेज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अतिथि से अनुरोध है कि कृपया सीट्स पर विराजे। तो आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला है और यहां पर पधारे हैं यूथ महापंचायत के लिए। तो A1 न्यूज की तरफ से एक नवाचार है। A1 न्यूज की तरफ से हम चाहते हैं कि जो यूथ है, जो युवा शक्ति है, वो राजनीति को समझे और युवाओं में से कई लोग राजनेता बने। और ज्यादातर जो राजनीति की जो पहली सीढ़ी होती है वो छात्र राजनीति होती है। तो बस आप लोगों को इंटरेक्शन कराने के लिए खास हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। और एक बार मैं पुनः सुरेश अग्रवाल साहब और प्रद्युम्न सिंह जी राठौर साहब का शुक्रगुजार हूँ और A1 टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा आयोजन करने के लिए जगह यहाँ पर उपलब्ध करवाई। और जरा लाइट को ऑफ कराएगा। सबसे पहले हम चाहते हैं कि A1 न्यूज जो है एक नए कलेवर में है, एक नए तेवर में है, एक नए जोश और जज्बे के साथ है। तो हम चाहते हैं कि A1 न्यूज की जो ये शुरुआत एक नई तरह से हुई है, कृपया थोड़ी सी झलक आप देखें। ये सिर्फ झलक है, बहुत कुछ बाकी है। तो आपके समक्ष एक बार प्रस्तुत है A1 न्यूज की जो हम लोगों ने तैयारी की है। तो ये थी एक छोटी सी झलक A1 न्यूज की तरफ से जो हम नवाचार कर रहे हैं। अगर आपकी तालियों की दाद मिलेगी तो हमें भी जोश रहेगा। और जोश युवाओं से ज्यादा किसी में नहीं है। जोश वहां से, जोश यहां से कम आ रहा है। इतना जोश काफी कम हो गया, क्या बात है। एक बार दिखा दे जोश उस तरफ से। यहां ज्यादा आ रहा है, वहां कम है। चलिए, जोश बरकरार रहेगा। और इस बीच में मैं चैनल हेड जेपी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो मंच पर पधारें और स्वागत भाषण, वेलकम स्पीच से आप सभी मेहमानों का स्वागत करें। तो जोरदार तालियों के साथ A1 न्यूज के चैनल हेड जेपी शर्मा जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। हमारे बीच अभी पीसीसी चीफ और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी मौजूद हैं। अशोक लाहौटी जी हैं, हमारे मित्र, विधायक राजस्थान सरकार में, जयपुर के महापौर आप रह चुके हैं। और अब सुरेश अग्रवाल साहब 40 के चेयरमैन हैं। राठौड़ साहब प्रिंसिपल साहब हमारे अग्रवाल कॉलेज के। आप सभी साहिबान जो यहाँ विराजे हुए हैं, आप सभी का A1 न्यूज परिवार की ओर से और साथ में अग्रवाल कॉलेज की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं इस बात को कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन वाला देश है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा बसते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आता है, तो साथ में ये तथ्य जो है वो चुनौती और चिंताएं भी बहुत सारी लेकर आता है। बहुत सारे विज्ञान के विद्यार्थी हमारे बीच होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में, जो अगर कंट्रोल्ड हो तो वो परमाणु बिजली घर बनाती है, अनकंट्रोल्ड होती है तो परमाणु बम बनाती है, जो विध्वंस का रास्ता खोलता है। तो इस युवा शक्ति को सृजनात्मक दिशा में कैसे लेकर के जाएं, इस बारे में A1 न्यूज का मंथन भी है। और इस मंथन के जरिए आप सब लोगों की बात को, हमारे जो रहनुमा हैं, हमको, हमारे समाज को, हमारे देश को दिशा देने वाले जो लोग हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश हमारा चैनल लगातार करता रहा है। हमारे यंग और डायनामिक जो डायरेक्टर्स हैं, श्री प्रशांत सरोलिया जी और श्री दिलीप चौधरी जी, प्रदीप सरोलिया जी यहाँ विराजे हुए हैं। तो हमारे चैनल का आप सब लोगों की तरफ से एक मैंडेट ये रहा है कि जन सरोकार से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको हम सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज का ये जो आयोजन है, ये A1 न्यूज की ओर से इसी श्रृंखला में
एक प्रयास है। बहुत बहुत स्वागत मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में, इस समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुरेश अग्रवाल साहब, आप मंच पर। आदरणीय सुरेश जी अग्रवाल साहब, अग्रसेन शिक्षा समिति के अध्यक्ष, आपका स्वागत है। आपकी तरफ से भी स्वागत भाषण और 2 शब्द। इस बीच मैं माननीय डोटासरा साहब से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर पधारें। हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, हमारे यंग और डायनामिक पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं दिनेश, आप आए मंच पर डोटासरा साहब को लेकर। आइए सुरेश जी, 2 शब्द इस बीच आपसे कहना चाहते हैं स्वागत के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी का। लीजिए। सभी का नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, दूसरे इसी प्रोग्राम के बाद जो दूसरा प्रोग्राम है उसके मुख्य अतिथि भाई श्री अशोक लाहौटी जी, विधायक सांगानेर, A1 टीवी के सभी डायरेक्टर जेपी शर्मा जी, बीके शर्मा जी, हमारे पब्लिक स्कूल के सेक्रेटरी कमल नानूवाला जी, नीरज जी, हमारे प्रिंसिपल प्रद्वन सिंह जी और विराजे हुए सभी विद्यार्थीगण, आप सभी का अग्रवाल शिक्षा समिति, जिसके अंतर्गत 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट है और 8 यूनिट्स इसकी काम कर रही है। कॉलेज, बीएड कॉलेज, डी फार्मा, आईएएस की ट्रेनिंग, प्लस होटल मैनेजमेंट, पब्लिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल सहित सबकी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। A1 टीवी की तरफ से यूथ को सार्थक कैसे उसकी दिशा में ले जाया जाए, उसकी तरफ से आज ये यूथ महापंचायत का प्रोग्राम रखा है। तो मैं सबसे पहले A1 टीवी को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अग्रवाल शिक्षा समिति के इस सभागार को इस प्रोग्राम के लिए चुना। आपका भी आभार, धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी को दोबारा से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय अग्रवाल साहब। और अब वो घड़ी आ गई है जब यूथ महापंचायत की शुरुआत होने वाली है। और अब तक आपने स्टूडियो में देखा होगा कि किस तरह से सवाल जवाब होते हैं और किस तरह से जो दिग्गज राजनेता है और पत्रकार होते बातचीत करते हैं। तो आपके सामने सीधा लाइव मैं हमारे सहयोगी दिनेश कसाना जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यवाही शुरू की जाए यूथ महापंचायत की, आपकी तालियों के साथ। इस यूथ महापंचायत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। चूंकि शिक्षा जीवन का आधार है और शिक्षा के बिना जीवन दिशाहीन और अर्थहीन होता है। एक शिक्षक के बेटे भी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले इनका तालियों के साथ स्वागत किया जाए। गोविंद सिंह डोटासरा जी। राजस्थान सरकार इस बार युवा आधारित बजट पेश करने जा रही है। इसको लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी से हम बात करेंगे, किस तरह से युवाओं पर फोकस करते हुए सरकार बजट पेश करेगी। पिछला बजट सरकार ने कहा कि किसानों का अलग से पेश किया गया था, लेकिन इस बार चूंकि युवा आबादी सबसे ज्यादा देश में है तो युवाओं पर ही फोकस करते हुए सरकार बजट पेश कर रही है। अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी से बात करते हैं। डोटासरा जी, किस तरह से युवाओं पर फोकस किया जाएगा, चूंकि यूथ को साधने की कोशिश, आप इसी वर्ष चुनाव में जाना है सरकार को, संगठन के आप मुखिया हैं, तो किस तरह से युवाओं को साधेंगे इस बजट के जरिए? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, पहले तो A1 टीवी को और तमाम आपकी कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन युवाओं को बुलाया और इनको बुला करके इनके जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत करने के लिए हमें अवसर दिया। इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी सरकार पहले दिन से युवाओं के ऊपर केंद्रित और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से उनको एक अवसर प्रदान किए जाएं आगे बढ़ने के, उसके ऊपर काम कर रही है। मैं कुछ बात आपको बताऊंगा जिससे एक समझ में आएगा कि हम लोग किस तरीके से, जब पहले तो मैं शिक्षा मंत्री था 3 साल तक, तब शिक्षा मंत्री के नाते मैंने 11वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए
उनके आगे कैरियर में किस प्रकार से उनको क्या कोचिंग लेनी चाहिए, किस प्रकार अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस दिशा में राजीव गांधी कैरियर जो पोर्टल हमने लॉन्च किया, जिसमें 14 देशों की जानकारियां थी, विभिन्न विश्वविद्यालयों में वो कहां पर पढ़ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, उनको क्या करना चाहिए, उन बच्चों को देखने के लिए हमने सब 11वीं और 12वीं के जो बच्चे थे उनको हमने दिए, उनका जो कोड होता है वो दिया, और उस ऐप को लॉन्च करके हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे इन बच्चों को पता चल सके। उसके बाद में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आउट ऑफ टर्न नौकरियां जो युवाओं को 3.25 लाख के लगभग जो सरकारी नौकरियां युवाओं को, बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए दिया, तो ये सारे ऐसे प्रयास थे जो प्रयास युवा शक्ति को आगे बढ़ाने वाले थे। और एक जो काम हमारी सरकार ने इन युवाओं के लिए, क्योंकि खेल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और खेल के माध्यम से भी आजकल भविष्य बहुत अच्छा बनता है। आपने देखा होगा कि आउट ऑफ टर्न नौकरियां हैं, मेडल लेकर के आते हैं। तो राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हमने शुरू किए, वो ये हमारा एक विजन को दर्शाता है कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, खेल का हो, चाहे रोजगार देने का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, उन सब सेक्टर के ऊपर युवाओं को केंद्र बिंदु मान करके उनको आगे बढ़ाने के लिए, वो स्वस्थ रहें और अपना स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें, उसकी दिशा में हमने काम किया। अब चूंकि आपने पूछा कि मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे, तो पहली बात तो देखिए ऐसा है कि बजट जब मुख्यमंत्री पेश करते हैं तो बजट से पहले कुछ भी क्लियर नहीं होता। और मैं तो पार्टी का प्रधान हूं, तो हमने एक सुझाव, एक कॉन्फ्रेंस बुला करके हमने एक वर्कशॉप करके दिया था कि हमारे प्रमुख नेताओं के साथ में, कि युवा के लिए अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन कैसे उसको मुहैया हो, वो अपना कैरियर किस दिशा में बढ़ा करके किस प्रकार से अपने कैरियर का निर्माण कर सके। इंग्लिश मीडियम स्कूल आपने देखा होगा, जब प्राइवेट में पैसे दे करके गरीब का बेटा नहीं पढ़ पाता था, हमने एक शुरुआत की, उसको हम कैसे मजबूत करें और खेल के माध्यम से भी हमारे युवा स्वस्थ भी रहें और अपने भविष्य का निर्माण भी करें, इस दिशा में क्या होना चाहिए। हमने सभी प्रदेश में मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि जितने भी स्कूलें हैं, सीनियर स्कूलें हों, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे मिडिल हो, वहां पर खेल मैदान अगर बनेंगे, ट्रैक बनेंगे, जो और खेल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है या फुटबॉल है, उनके मैदानों का अगर निर्माण होगा, तो ये जो हमारा युवा है वो खेल के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ भी रह सकता है। दूसरा जो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इन बच्चों का जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण 101% कराना चाहिए। जब बच्चे के स्वास्थ्य का परीक्षण आप कराओगे तो जिन बच्चों में कहीं न कहीं कोई न कोई बीमारी अगर मिलती है, उसका समय रहते अगर इलाज हो जाएगा तो वो बच्चा स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से वो अच्छी अपनी पढ़ाई करेगा। और एक जो अनुप्रति योजना हमारी है, जिसके माध्यम से जो गरीब का बेटा भी अगर वो कोचिंग करना चाहता है, लेकिन प्राइवेट कोचिंग में लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लगते हैं, तो अनुप्रति योजना जो हमारी सरकार लेकर के आई थी, वो अनुप्रति योजना को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए, जिससे किसी भी बच्चे को जो उसके पास पैसा नहीं है जो प्राइवेट में अदा कर सके, तो उसको सरकार मदद करे और सरकार मदद देकर के उस बच्चे को एक अवसर प्रदान करे कि आप में जितनी उड़ान पंख फैलाना चाहते हो उतने पंख फैलाइए और इस आसमान में उड़िए, अपने अच्छे स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कीजिए। इस दिशा में भी हम लोग काम करने वाले हैं। तो जो स्कीम है जिससे हेल्थ हो, शिक्षा हो, खेल हो, इसके माध्यम से हम सरकार की तरफ से इनको जितना मदद कर सकते हो। बच्चियों के लिए जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हमने उनके सेल्फ डिफेंस के लिए भी पुलिस की मदद से उनको ट्रेनिंग देने का काम किया था, प्रशिक्षण देने का काम किया था। तो वो एक इस दिशा में था कि एक हमारी बच्ची और बच्चे में आज की तारीख में कोई फर्क नहीं है, तो बच्चियों को अपना सेल्फ डिफेंस के लिए
उनको किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए जिससे वो स्वाभिमान के साथ में और निडरता के साथ में अपना आगे का काम कर सकें, अपने कहीं भी जा सकें, आ सकें। एक हमने आपने देखा होगा कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप है, जिससे हमारे ये बेटे और बेटियां जो बाहर विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो इस दिशा में ये जो योजनाएं हैं, ये बेरोजगारों को रोजगार देने वाली, नौकरियां देने वाली, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके खेल से संबंधित, उनको फ्री में कोचिंग देने से संबंधित, उनको छात्रवृत्ति देने से संबंधित, अभी हमारी उनको और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी उसमें करेंगे। आपने देखा होगा कि जो राइट टू एजुकेशन आने के बाद में जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, उसमें भी आप देखिए कि हमने जो ड्रेस 1 से 8 तक के बच्चों का है वो पूरा का पूरा फ्री कर दिया राजस्थान में। आपको सेंटर से अगर 60-40 का रेशियो मिलेगा तो केवल मात्र ओबीसी, एससी, एसटी उनके लिए मिलेगा। हमने सबके लिए किया। 400 कुछ करोड़ रुपए लगे, लेकिन उन सब बच्चों को ड्रेस हम कैसे दे सकें जिससे उनमें एक आत्मविश्वास हो कि हम प्राइवेट स्कूल से कम नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि इसका लाभ भी बच्चों को मिलेगा और उनमें एक कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ, सरकार हमारे को आगे बढ़ाने के लिए आगे खड़ी है। और जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उनके लिए जब मैं शिक्षा मंत्री था तो नो बैग डे, एक दिन हर हफ्ते में सैटरडे को आप बैग लेके नहीं आएंगे। बस्ते का बोझ हमने कम किया। जो 5 किलो 200 ग्राम का बस्ता पहली क्लास से बच्चा लेके आता था उसको 3 किलो 200 ग्राम हमने किया। 2 किलो बस्ते का बोझ भी कम किया। तो ये नवाचार हमने किए, लेकिन और ज्यादा करने की आवश्यकता है। आज बालिका शिक्षा के लिए आपने देखिए कि कॉलेज 210 कॉलेज और 250 कॉलेज पूरे 70 साल में हैं और अभी 4 साल में 210 कॉलेज। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सरकार के विजन में कोई कमी नहीं है। सरकार ये चाहती है कि बालिका शिक्षा के ऊपर एक ठोस कार्य योजना बना करके आगे बढ़ा जाए। इनको कैसे क्वालिटी की एजुकेशन मिले, बच्चों को खेलने के साथ साथ शिक्षा का किस प्रकार से वातावरण मिले। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में हमारे 4 लाख के लगभग बच्चे हैं, तो 4 लाख में से 75% बच्चे वो बच्चे हैं जो प्राइवेट में 1 लाख रुपए तक जयपुर में और बड़े शहरों में अपने माता पिता की जेब से पैसे ला करके जमा करा करके पढ़ते थे। आज वो हमारी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, कोई भी योजना आप लेकर के आते हो, कोई भी प्लान आप लेकर के आते हो, उसमें कोई कमियां खामियां रहती हैं। आप जैसे लोगों के, पत्रकारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, विधानसभा में या बाहर जब पता लगता है कि इसमें और ज्यादा आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता है तो उसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से मैं तो ये कहता हूं कि ये बच्चे ही हमारा आने वाला भविष्य है। इनके लिए जितना करते हैं उतना कम है। हमारी सरकार कर भी रही है और जो आने वाला बजट मुख्यमंत्री जी पेश कर रहे हैं, उन्होंने हमें कहा है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए और इन नौजवान बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम और ज्यादा ऐसे कार्यक्रम लेकर के आएंगे, योजनाएं लेकर के आएंगे। ऐसी जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको और ज्यादा मजबूत बनाने का काम करेंगे, जिससे आने वाला हमारा भविष्य जो है, ये जो बच्चे हैं वो और ज्यादा सक्षम बने और ज्यादा मजबूत बने और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेकर के अपने भविष्य का निर्माण कर सके। शिक्षा, स्वास्थ्य की आपने बात की। शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद रोजगार भी बेहद जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी चुनौती है सरकारों के सामने भी और युवाओं के सामने भी। बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से सरकारी नौकरियां हैं, बड़े लेवल पर मुख्यमंत्री भी कई बार कहे हैं कि इतनी सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है। 30 लाख के करीब सरकारी नौकरियों की कतार में युवा हैं। किस तरह से बेरोजगारी को दूर किया जाए, ऐसे रोजगार परक कोर्सेज चलाए जाएं, क्योंकि एक नई शुरुआत कांग्रेस की ओर से की गई है मुखिया बनने के बाद, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से, कि पहली बार संगठन ने कुछ सुझाव सरकार को दिए हैं बजट से पहले। तो बेरोजगारी को लेकर किस तरह से सुझाव आपने संगठन की तरफ से दिए? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, मैं ऐसा मानता हूं कि 86 की एजुकेशन पॉलिसी थी, 1986 में राजीव गांधी जी ने दी थी। उसके बाद में जो अभी मोदी जी की सरकार के समय में एजुकेशन पॉलिसी आई है, तकरीबन वही एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया। जबकि आज की तारीख में होना यह चाहिए कि रोजगारोन्मुखी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि रोजगार कैसे मिले। सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती,
और सरकारी नौकरी अंतिम विकल्प नहीं हो सकता। आप देखिए, जब मेट्रोपॉलिटन सिटियों में आप जाएंगे तो सरकारी नौकरी के प्रति कोई बहुत कम रुझान है, लेकिन जब आप ग्रामीण परिवेश में या छोटे कस्बों में आएंगे तो हर व्यक्ति के एक ही मन में आता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। और आज अगर हम चारों तरफ देखते हैं तो आप देखिए 4-5 नौकरियां ऐसी हैं जो कोचिंगें जितनी चल रही हैं या जितने लोग बातें करते हैं वो यही करते हैं कि भाई मैं टीचर बन जाऊं, मैं पटवारी बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं या आरएएस बन जाऊं। इसके अलावा कोई ज्यादा कोई दिमाग में किसी के आता नहीं है। एक दिमाग में यही रहता है कि अगर वो कम पढ़ रहा है तो वो बीएड कर ले, टीचर बन जाए, उससे बेरोजगारों की फौज में शामिल हो जाएगा। इंजीनियर है तो आज इंजीनियर वैसे तो देखा जाए तो ट्रेंड है वो व्यक्ति, लेकिन ट्रेंड होके भी वो अनट्रेंड है, जो हमारी आज की तारीख में पॉलिसी है। अनट्रेंड इस तरीके से है कि आप इंजीनियर हो, आप किसी चीज में दक्षता हासिल कर चुके हो, उस दक्षता हासिल के बाद में भी आपको ये कहना पड़ रहा है। एक बी किया हुआ व्यक्ति या एमटेक किया हुआ व्यक्ति लैब टेक्नीशियन के लिए सरकारी नौकरी में फार्म भर देता है, लैब बॉय के लिए भर देता है। तो आप समझिए कि उसको अपनी क्षमता का पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो आज की तारीख में व्यवस्थाएं हो, चाहे पॉलिसी हो देश की, वो इसी तरीके की है कि बस अपने को ये 4-5 करना है। वो अपने आप में आत्मविश्वास उन बच्चों को जगाना पड़ेगा, उनका आत्मविश्वास कि आप कोई भी धंधा कीजिए। और बहुत सी चीजें हैं, आप उदाहरण देख लीजिए, जहां भी देश में या विश्व में जिन लोगों ने प्रोग्रेस की है वो नौकरी के अलावा बिजनेस में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। नौकरी तो नौकरी है, अपने तक सीमित रहती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को उसका लाभ मिल सकता है। तो मैं समझता हूं इस दिशा में अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, या सोचा तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हम। तो आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, जो पत्रकार इस जगत में हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम सब जनप्रतिनिधि हो, चाहे सबको इस दिशा में जाना चाहिए कि इन बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। मैं समझता हूं आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि सरकारी नौकरी पूरे मिल नहीं सकती है सबको, और प्राइवेट जॉब के लिए अवसर इनको मिलते नहीं है। जब तक आप अवसर नहीं प्रदान करोगे, जब तक इनको स्टार्टअप नहीं कराओगे, जब तक इनको लोन नहीं दोगे, जब तक इनको पूरी जो समस्याएं आती हैं बिजनेस खड़ा करने में, नया व्यापार खड़ा करने में, जब तक उनसे आप रिलैक्सेशन नहीं दोगे। अभी जैसे हमने जो पर्यटन विभाग है उसमें मुख्यमंत्री जी ने उद्योग का दर्जा दिया है, तो बहुत से लोगों को फायदा भी मिला है, और हमसे भी लोगों ने संपर्क किया है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ एक सवाल यह भी है कि स्टेट का कोटा सरकारी नौकरियों में फिक्स हो, कई बार मांग उठती है, सरकार आपकी हो या बीजेपी की हो, कई बार मांगे उठी है, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें स्थानीय युवाओं को मौका मिले, ऐसी पॉलिसी राजस्थान में नहीं है। आपने सुझाव दिया सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, सदन में भी कई बार, विधानसभा में भी ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो व्यापार जो करता है वो व्यापारी अपने हिसाब से अपना माइंड सेट करता है, अपने हिसाब से वो जो कर्मचारी है उनका चयन करता है। तो यहां हमारे जो भी उद्योग धंधे लग रहे हैं, चाहे रिफाइनरी लग रही है, दूसरी लग रही है, तो वो अपने हिसाब के स्किल जो एम्प्लॉय लाएगा, बाहर से लाएगा, उनको सेट करेगा। हम उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आप अगर यहां उद्योग लगाओगे तो आपको इंजीनियर हमारा रखना पड़ेगा, आप नहीं लगा सकते। ये आपकी और हमारी मजबूरी है। दूसरी, आपने एक बात कही कि सरकारी नौकरियों में केवल स्टेट को ही लाभ मिले। इसका लाभ भी है, इसका नुकसान भी है। लाभ तो ये है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार है उसको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एक दूसरी दृष्टि से आप सोचो तो आप राजस्थान के बच्चे को फिर महाराष्ट्र में नौकरी कैसे देंगे, हरियाणा में नौकरी कैसे देंगे, उत्तर प्रदेश में वो नौकरी कैसे लेगा, वो बाहर विदेश में कैसे जाएगा। तो आप अगर क्षेत्रवाद में बांधना चाहते हो तो उसका लाभ भी है, लेकिन उसका बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि आप ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आपका बच्चा जहां आपकी मर्जी है जितने नौकरी करे, यहां जयपुर के कितने बताऊं जो नोएडा में नौकरी कर रहे हैं या दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, या हरियाणा में हमारे यहाँ के बहुत जब आईएएस भी हैं, आईपीएस में हैं, आरएएस भी हैं, दूसरी नौकरियों में हैं। तो अगर आप रोकोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो इसका नफा और नुकसान दोनों है। तो कोई भी स्टेट में जो सरकार होती है
वो कभी ये नहीं चाहती कि हमारे यहाँ का ज्यादा से ज्यादा नौकरी नहीं लगे, लेकिन संवैधानिक अपनी स्थिति होती है, कानून अपना काम करता है, संविधान अपना काम करता है, कई तरह की बातें हैं। अभी आरक्षण को ले लीजिए, आप ज्यादा बढ़ाते हो तो भी इसका विरोध होता है, नहीं देते हो तो भी विरोध होता है, ज्यादा अगर आप कैटेगरी कर देते हो तो भी विरोध होता है। तो वही चीजें इसमें है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमको एक ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे जो स्किल्ड हैं, जो जानते हैं, टेक्निकल चीजों को समझते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टेट में ऐसे उद्योग लगाएं, व्यापार करें, ऐसे काम करें जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रोजगार मिल सके। इस तरीके का काम होना यूथ आपके सामने बैठा है सर, यूथ से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। किस तरह से बेरोजगारी पर बात की हमने, शिक्षा पर बात की, और किस तरह से चुनौतियां और सुधार की गुंजाइश है, कुछ सुझाव भी युवा देंगे। युवाओं से हम सवाल ले लेते हैं जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी से सवाल करना चाहें। हाँ, खुशी, आप जो यूथ सवाल करना चाह रहे हैं कृपया उन तक जाए। कोई पूछना चाह रहा है, हाथ खड़े करें। आज का युवा काल क्या चाहता है सरकार से, इस बारे में कौन अपने सवाल खड़े करना चाहेगा? शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है परंतु उसके फल हमेशा मीठे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, क्या सवाल है आपका? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न करना चाहूंगा कि सरकार खेलों की बेहतरीन सरकार खेलों के लिए क्या करने वाली है आने वाले समय के अंदर में? ये बिल्कुल ठीक बात कहा, धन्यवाद। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि खेलों के माध्यम से हम लोग बच्चों के भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं और स्वस्थ भी रहता है। तो खेलों के मामले में आपने देखा होगा कि पूरे देश में राजस्थान स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें पहली बात तो खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरियां दे रहा है, डीवाईएसपी तक की नौकरियां दे रहा है। दूसरा, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है, 30 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा करके गांव से लेकर के शहरों में अब चालू होगा। 30 लाख बच्चों को खिला करके और उनको एक अवसर प्रदान किया है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, अपने आप को जो आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। और मैं मानता हूं कि अभी पर्याप्त नहीं है, इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जितने भी कॉलेजेज हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें पूरी तरीके से खेल के मैदान बनने चाहिए, कोच लगने चाहिए, फिजिकल टीचर की जो भर्ती होनी चाहिए, और उसके बाद में उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस दिशा में इस बजट के माध्यम से और ज्यादा प्रयास करेगी जिससे खेलों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जी, आपका क्या कहना है कि आने वाली सरकार को आपके लिए क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या नियम लागू करने चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुझे मौका मिला क्वेश्चन पूछने का। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन छोटा सा ये है कि बेरोजगार युवा पहले तो परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, पूरी मेहनत और कोचिंग की फीस देकर के तैयारी करते हैं, और उसके बाद दूर दराज जाकर के वो अपनी परीक्षा को देने जाते हैं, और उसके बाद में पता लगता है कि हमारे राजस्थान में तो बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जो हमारा पेपर होता है वो लीक हो जाता है। और डेटा के हिसाब से चल रहे तो रिसेंटली देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही जो इस समय खूब तैर रहा है वो सवाल पूछा है। जी सर। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है जी, पूरा करें। हाँ, करें। और डेटा के हिसाब से देखा जाए तो रीट का जो 2021 सितंबर में जो पेपर लीक होता है उसमें हमारे 26 लाख लोगों ने आवेदन किया, 16 लाख ने पेपर देने पहुंचे। बाद में पता लगता है कि हमारा जो पेपर है वो लीक हो जाता है। उसके बाद पटवारी भर्ती परीक्षा लगभग 15 लाख लोगों ने आवेदन किया, वो पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद वन रक्षक परीक्षा, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल वाली परीक्षा, और उसके बाद जूनियर इंजीनियर भर्ती वाली परीक्षा, जिसमें सिर्फ उस परीक्षा में सिर्फ 533 वैकेंसीज के लिए 31,752 लोगों ने आवेदन किया था। एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास में वैकेंसीज बहुत कम होती हैं और लोग बेरोजगार बहुत ज्यादा हैं। तो पहली चीज तो ये, और उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं अयान हसन
मैं इसी कैंपस के अग्रसेन सिविल चलिए सर्विसेज और सवाल लेते साथ में देखिए Thank you. शुरू करते हैं। अध्यक्ष जी जवाब एक दे रहे हैं मिनट, इसका। मैं जवाब दूंगा पेपर लीक बहुत का- अच्छा सवाल किया है और ये एक तरीके से सबके जहन में है, ये इस एक बच्चे का नहीं है, जितने भी युवा हैं, मेरा बेटा भी अगर युवा है नौकरी के लिए कर रहा है तो उसके भी जहन में ये सवाल है। मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूं, देखिए ये जो परीक्षा समय पे होनी चाहिए, परीक्षा पारदर्शिता के साथ में होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकलें और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिले, ये सब सरकारों का प्रयास होता है। इसमें कोई, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहता, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि मैं ईमानदारी से पेपर नहीं कराऊं, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि मैं कम से कम नौकरियां निकालूं, सब निकालना चाहते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी कितनी हो ये उस स्टेट के ऊपर उसकी जो आवश्यकता है, उसका बजट है और जो डिपार्टमेंट्स में उनकी रिक्वायरमेंट है, उन सब पे निर्भर करता है। बात आपकी ये कि पेपर आउट हो जाते हैं जिससे युवा बिल्कुल निराश होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सही बात है कि कोई नहीं चाहता कि पेपर आउट हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। कोई भी गाड़ी का ड्राइवर, आप हो, मैं हूं, आपके पिताजी हो, मेरे पिताजी हो, कोई जो गाड़ी चलाता है वो कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो। वो कहीं भी एक्सीडेंट मिलेगा तो ये कहेगा ये पागल था, इसने सही नहीं चलाया, मैं नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये बात सही है कि इतना माफिया इतना हावी हो गया पूरे देश में, एक राजस्थान की बात नहीं है। आप बेटे अगर हरियाणा की बात करोगे तो 9 साल में वहां एक पेपर ही नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में एक भी पेपर ठीक नहीं हो पा रहा है, गुजरात में नहीं हो पा रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, हम भी यहां पर भी तकलीफें आ रही हैं और पेपर आउट हो रहे हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप नीट और जेई का जो पेपर है वो भी आउट हो रहे हैं, तो हाई कोर्ट के पेपर आउट हो रहे हैं, डीआरडीओ का पेपर है जो वो आउट हुआ है। तो मतलब ये नेशनल प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग जो इससे गैंग से जुड़े हुए हैं वो कहीं न कहीं अपना जुगाड़ कर लेते हैं और अपने चंद लाभ के लिए पूरे प्रदेश के, पूरे देश के युवाओं के साथ में वो एक तरीके से बेईमानी करके और उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की भर्त्सना भी होनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए कड़ा कानून बनाया भी है और ज्यादा कड़ा बनाने की आवश्यकता और ज्यादा बनाए। और हम ये चाहेंगे सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग, ये लाहौटी जी भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, पहले बीजेपी का शासन था तब भी 8, 10, 12 पेपर आउट हो गए, हमारे यहाँ भी हो गए, 1 नहीं 8 में। और वसुंधरा जी तो ये करती थी कि जब तक हाई कोर्ट नहीं कहता तब तक पेपर आउट हो गया तो भी नहीं मानती थी। हम तो कम से कम मान तो रहे हैं, हम तो मान तो रहे हैं। सवाई माधोपुर हो चाहे रीट का पेपर हो, हमारी सरकार ने पकड़ा है, न कि कोई बीजेपी ने मुद्दा उठाया। ये तो बाद में लाहौटी जी की पार्टी तो बाद में लीक पीटती है कि आप लोगों को बरगला के कि ये देखो फेल हो गए इसलिए हमको वोट दे दो। इसमें वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें यह होना चाहिए कि ईमानदारी से अगर कोई कमी रही है तो उस कमी को कैसे सुधारें, वो काम हमारा होना चाहिए। एक सवाल बहुत खास हाँ, लेना सवाल है। लेना चाहिए। मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और मैं विधायक के नाते नहीं, मैं भी युवा हूं, तो इन सब युवाओं के प्रतिनिधि के नाते एक युवाओं की तरफ से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, स्वागत है। आपने ये कहा इसी मंच पे अभी कि आप सरकार नहीं है, आप संगठन है। तो मैं आपसे एक संगठन का ही सवाल पूछ रहा हूं जी कि ये आपकी पार्टी का जन घोषणा पत्र 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था। बिल्कुल। और आप चूंकि आज प्रदेश के अध्यक्ष है जी, इसके आपके जन घोषणा पत्र के जो आपका मेरा पढ़ा हुआ आप तो पेज नंबर 15 पे हाँ श्रम एवं रोजगार का जो पहला बिंदु है जी, उसमें आपने घोषणा की थी, और मैं यहां पढ़ रहा हूं कि नंबर 1 पहला बिंदु, शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की घोषणा थी और इसको आपने पूरे राजस्थान में लागू किया था। बिल्कुल मंत्री किया था। महोदय, और दे भी रहे हैं। और अध्यक्ष जी मैं वही आ रहा हूं, अभी एक बच्चे ने खड़े होकर जो डाटा पेश किए थे मैं उसका फिगर भी लाया हूं। 1,12,00,000 राजस्थान में युवाओं ने परीक्षाओं में बैठे, उसमें से 67 लाख युवा
सब कॉमन हटा के 67 लाख युवाओं ने परीक्षाएं दी है। जिसने परीक्षा दी हो इसको मतलब वो बेरोजगार है और वो रोजगार चाहता है, वो पढ़ा लिखा भी है। और जबकि आपने बेरोजगारी भत्ता अभी तक अधिकतम एक बार दिया 1,16,000 लोगों को, तो क्या 67 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता आपकी सरकार के 6 महीने और बचे हैं, तो या तो अब तक नहीं दिया, उसके लिए क्या बात है, और आगे उसकी कैसे भरपाई करोगे उसकी क्या बात है, ये देखिए, बता दो। बिल्कुल ठीक बात है। सवाल में लाहौटी साहब ने अच्छा सवाल किया है, लाहौटी जी के सवाल अच्छा सवाल किया है। आपने तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी, हमने कुछ को तो दिया। आपकी सरकार ने तो सोचा तक नहीं था। हमने यदि नहीं दिया या दिया उसका लेखा जोखा सरकार ने 2018 में आपको सरकार दे दी जी, हम विपक्ष में आ गए, दोबारा देने अब वाले हैं। आपको विपक्ष में आना हो तो आप भी मत दो, हम आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप तो हमने अपनी बात बताओ, हमने क्या किया उसको छोड़ दो, हम विपक्ष में आ हमने गए, कमेंटमेंट जनता ने किया। हमको विपक्ष में बिठा दिया। हमने तो आप एक और क्या कर कर रहे हो दिया। वो बताओ। आप तो मैं तो 6 बता महीने रहा बाद चुनाव है, सर आप क्या कर रहे हो चुनाव वो तो बताओ। हम ही जीतेंगे। लाहौटी इनका जी- सबका विश्वास हम पे है। जितनी अच्छी योजनाएं हमने दी हैं, जितना अच्छा काम किया है, तो निश्चित रूप से देखिए 2 चीजें। पहली बात तो लाहौटी जी, आपने 5 साल में जितनी नौकरी दी उससे एक नौकरी भी कम निकल जाए तो मुझे ओढ़मा दे देना आप। एक बात, सरकारी नौकरी, 1 मिनट रुक तो सही। तो जब आपको 5 साल दिया तो आपने जो किया उसका भी तो हिसाब लेंगे, ये समीक्षा करने का समय है। दूसरी बात, हमने युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात की और बेरोजगार भत्ते के साथ में उनको प्रशिक्षण देने का काम भी कर रहे हैं, जिससे वो जो बेरोजगार भत्ता लेकर के केवल घर बैठे रहे और निठल्ले हो जाए और आगे कुछ नहीं कर सके, उसमें प्लान में हमने जोड़ा है। इसमें कहीं भी है। और दूसरी चीज आप कह रहे हो इतने लाख लोगों ने दी, बिल्कुल सही बात है। 500 जहां आवेदन आ रहे हैं वहां 20 लाख परीक्षार्थी आ रहे हैं। तो ये हमारी जो मोदी जी ने जो पिटारा खोला था नई एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें अगर ये व्यवस्था कर देते ना कि रोजगारोन्मुखी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी होगी, तो ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे हमको आगे, वरना तो ऐसा ही चलता रहेगा। अगर किसी को केवल सरकारी नौकरी पे ही निर्भर कर देंगे हम, तो आप क्या कोई भी आ जाए, कोई भी सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। जी मैं माफी चाहूंगा, टोकना चाहूंगा। यूथ कब जी, से वेट कर रहा है पीछे आइए। वालों के साथ। बिल्कुल, स्वागत। आपका क्या नाम है? हिमानी एक सवाल पूछना चाहती। जी जी, मेरे को सभी का नमस्कार। नमस्कार। सरकार दूरगामी सोच रखते हुए डिजिटलीकरण को बहुत बढ़ावा दे रही है, लेकिन आज भी आईटी सेक्टर में एमएसएमई एंड प्राइवेट कंपनियां लाखों का पैकेज देती है। इससे इस क्षेत्र की प्रतिभा विदेशों में प्रभावित हो रही है और उनका पर्यटन हो रहा है। तो सरकार का कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए जिससे विदेशों में हो रहा पर्यटन को रोका जाए। देखिए, ठीक बात है। सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरियां का अवसर मिले और नौकरियों के लिए हो। आपने देखा होगा कि अभी हमारे रोजगार मेले चल रहे हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों बच्चे आ रहे हैं, हर जिले में रोजगार मेला लगा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा और सरकार से समन्वय बना करके उस कंपनियों को हम लोग ला रहे हैं और आपका भविष्य कैसे बने, आपको कैसे वहां पर जॉब मिले, इस बात का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आपने कही कि जो बाहर जाना रुकना चाहिए, यही तो कहना चाह रहे हैं आप। तो निश्चित रूप से देखिए, ये एक बेवजह का आकर्षण है। अगर हमारे देश का युवा हमारे देश में काम करना चाहता है तो काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन वही बच्चा अमेरिका में जाकर के 24 घंटे में से 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे काम कर सकता है। लेकिन हमारे यहां पर मेरे को सरकारी नौकरी दो, कंप्यूटर में 40% मिनिमम नहीं आए, इसमें स्थिलन दे दो, हमारे पोस्ट बढ़ा दो, हमारी कम कर दो, सुबह से लेकर के शाम तक ज्ञापन लिए घूम रहा है, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो आपके मन में जो कमिटमेंट है बाहर जाके नौकरी करना और उतनी मेहनत करना, अगर उतना कमिटमेंट और उतना मेहनत अगर हमारे करेंगे तो उससे 21 हम पैसा कमा सकते हैं और जो सुरक्षित कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा मन ही यही कहता है, किसी के भी बच्चा हो, बेटा क्या करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, फिर एमएस करने विदेश में जाएगा, वहीं सेटल हो जाएगा। तो हमको अपनी भावना छोड़नी पड़ेगी और जो मेहनत बाहर करवाते हैं, बेटा मेरी खुद की एक छोटे भाई की बेटी है, जो मेरी बेटी है,
वो बाहर है, मेरे भांजा मेरा बाहर है, वो मशीन बने हुए हैं, वहां मशीन बन सकते हैं, यहां काम नहीं कर सकते। तो ये जब तक हम छोड़ेंगे नहीं और जब तक हमारी देश की इस तरीके की पॉलिसी नहीं बनाएंगे, स्टार्टअप की बात नहीं करेंगे और स्टार्टअप में आप लोगों को, नए युवाओं को हम लोग सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं है। तो इस दिशा में देश की सरकार को भी काम करना चाहिए और स्टेट की सरकार को भी काम करना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने युवाओं के बहुत